हेलो फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज़ धीरेन्द्र बेज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन का क्या रोल है, क्यों एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, ये सारा मैं डिटेल में समझाऊंगा विथ एग्जांपल। और प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे एसेट एलोकेशन बनाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक्सेल यूज़ करके सीखेंगे कि एसेट एलोकेशन आप लोगों के कैसे बना सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। आप जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रैंडमली इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, आप अपना रिस्क प्रोफाइल क्या है वो समझिए, अकॉर्डिंगली एसेट एलोकेशन सेट कीजिए और फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है एसेट एलोकेशन के ऊपर, वो देखते हैं। ठीक है, ये रहा एसेट एलोकेशन इन इन्वेस्टमेंट, मतलब एसेट एलोकेशन इन्वेस्टमेंट में कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है। एसेट एलोकेशन टॉपिक में जाने से पहले समझ लेते हैं कि एसेट एलोकेशन है क्या। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो खाने में बहुत सारा वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, स्पाइसेस यूज़ करते हैं ताकि खाना हमारा टेस्टी बने। आप लोग रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, घर पे खाना खाते हैं, और खाना तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन कोई कोई रेस्टोरेंट ऐसा है जहाँ पे हम रेगुलरली जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो खाना बनाते हैं या खाना मिलता है वो बहुत टेस्टी होता है। वो जो रेसिपी है उनका वो बहुत टेस्टी रेसिपी होता है, क्योंकि उनके कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सीक्रेट मसाले होते हैं जिसको जो खाने को और भी टेस्टी बनाता है। सिमिलरली आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वहाँ पे भी आप अपना जो पोर्टफोलियो वो भी आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे ताकि आपका पोर्टफोलियो में रिस्क कम हो जाए और रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाए, वो हम देखेंगे। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एसेट एलोकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कितने तरह के एसेट एलोकेशन होते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो समझ लेते हैं। ये मैं सेकंड स्लाइड में आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन टू एसेट एलोकेशन। ठीक है, एसेट एलोकेशन क्या है। एसेट एलोकेशन बेसिकली आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिफरेंट एसेट क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करना और आपका रिस्क प्रोफाइल अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली उसको सेट करना कि कौन से एसेट क्लासेस में कितने अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उसी को बोलते हैं एसेट एलोकेशन। एसेट इन्वेस्टमेंट में एसेट बहुत तरह के होते हैं। डेट एसेट है, इक्विटी है, गोल्ड है, कमोडिटीज़ है, रियल एस्टेट है, बहुत तरह के एसेट है। तो आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है आप वो जानिए और उस अकॉर्डिंगली आप अपना एसेट एलोकेशन सेट कीजिए। अगर रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो नॉर्मली 3 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक होते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, एक होते हैं मॉडरेट इन्वेस्टर और एक होते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर। जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं उनको क्या है कि वो उनका रिस्क लेने का कैपेसिटी थोड़ा कम होता है, मतलब वो मार्केट में जो इक्विटी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ लिंक्ड है, उस टाइप के इन्वेस्टमेंट में वो जाना ज़्यादा प्रीफर करते नहीं हैं। ठीक है, वो थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं और उनको थोड़ा रिटर्न कम हुआ तभी चलेगा, लेकिन वो अपना जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लॉस में जाना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। ठीक है, वो थोड़ा सेफ साइड प्ले करते हैं। मॉडरेट इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। मॉडरेट इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर है जो थोड़ा 50-50 खेलते हैं, मतलब उनको थोड़ा रिस्क भी चाहिए और रिटर्न भी थोड़ा ठीक ठाक चाहिए, लेकिन वो कैपिटल उतना भी रिस्क में डालना नहीं चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका अगर एसेट एलोकेशन की बात करें तो वो 50-50 में रहते हैं, मतलब अगर इक्विटी में 50% रखें तो डेट में 50% रखेंगे, ताकि उनको ओवरऑल पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस होकर चले। अगर इक्विटी में थोड़ा रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा है तो डेट उसको कंपनसेट कर देगा। उसी थॉट प्रोसेस के हिसाब से ये इन्वेस्टर लोग काम करते हैं, तो इसीलिए उनको मॉडरेट इन्वेस्टर बोला जाता है। सिमिलरली अब आते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर के बाद। एग्रेसिव इन्वेस्टर थोड़ा सा एग्रेसिवली प्ले करते हैं मार्केट में, मतलब इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उनका थॉट प्रोसेस जो स्ट्रेटेजी होता है थोड़ा एग्रेसिव होता है इन कंपैरिजन टू दी मॉडरेट वन। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि जो एसेट क्लासेस है इसमें ये थोड़ा मार्केट में एक्सपोजर ज़्यादा लेते हैं, जिसमें थोड़ा वॉलेटिलिटी है और थोड़ा रिटर्न ज़्यादा है, उस टाइप के इन्वेस्टमेंट
ज़्यादा करते हैं, मतलब इक्विटी में थोड़ा एक्सपोजर इनका ज़्यादा रहता है। अगर वो 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो प्रीफर करेंगे कि 75% ऑफ द इन्वेस्टमेंट गोज़ टू इक्विटी, बाकी 25% जो बचा वो थोड़ा डेट में रखते हैं। क्योंकि डेट में पैसा इसीलिए रखते हैं कि कॉन्टीजेंसी पर्पज़ के लिए कभी पैसे की ज़रूरत पड़े तो उस हिसाब से आपको पैसा अवेलेबल हो, आप उसको निकाल के यूज़ कर पाएँ। और या फिर ऐसा इसीलिए रखते हैं कि कई बार मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है बाई करने के लिए इक्विटी में, जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा वेल्थ जनरेट करके दे पाए, इसीलिए इक्विटी में थोड़ा चाहिए होता है पैसा। अगर आप डेट में पैसा रखे होंगे पहले से तो वो डेट का पैसा को आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है ऐसे, ठीक है। अब आते हैं थर्ड स्लाइड पे। अच्छा, सेकंड स्लाइड में मैंने एसेट एलोकेशन तो बता दिया, उसका बेनिफिट नहीं बताया। बेनिफिट में क्या है कि एसेट एलोकेशन जो है, बेसिकली एसेट एलोकेशन की ज़रूरत इसीलिए होता है कि पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करने के लिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यही होता है कि आप टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। ताकि अगर कोई एक पर्टिकुलर एसेट आपका रिटर्न अच्छा नहीं दे रहा या परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा हो तो दूसरा एसेट क्लास उस परफॉर्मेंस को बीट कर पाए या कॉम्पेंसेट कर पाए। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी होता है। इन्वेस्टमेंट में कहावत है कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इनटू ए सिंगल बास्केट, मतलब अंडे को आप सिंगल बास्केट में मत रखिए, अलग अलग बास्केट में रखिए, ताकि अगर गलती से एक अंडा फूट भी जाए तो दूसरा अंडा तो बचा रहेगा। इसीलिए ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं डाइवर्सिफिकेशन। और रिस्क मैनेजमेंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट मतलब, रिस्क का मतलब यही होता है कि आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट आपका लॉस ना हो जाए, मतलब वो वाइप आउट ना हो जाए। इसीलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट एसेट क्लासेस में रखना चाहिए। और ये जो एसेट एलोकेशन जो स्ट्रेटेजी है, इससे आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि आपका अगर एसेट एलोकेशन सही होगा तो आप डेट, इक्विटी, हाइब्रिड या गोल्ड ऐसे ऐसे इन एसेट क्लासेस में रखेंगे जहां पे रिटर्न लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मिलता है। इसीलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म वेल्थ गेन के लिए आपको एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब एसेट एलोकेशन का कितने टाइप का एसेट एलोकेशन होता है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। एसेट एलोकेशन तीन तरह के होते हैं: स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन एंड डायनामिक एसेट एलोकेशन। स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन क्या है पहले समझ लेते हैं। स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन एक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी है जहां पे आप स्ट्रेटेजिकली आपका जो पोर्टफोलियो है उसको डिजाइन कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास 100 रुपया है या आपके पास लाख रुपया आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप पहले से ही आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे जैसे लाख रुपया में से 25% रखना है डेट में, या 50% रखना है इक्विटी में, और 25% रखना है गोल्ड में या रियल एस्टेट में। इस टाइप का जो एसेट एलोकेशन होता है इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। मतलब ये स्ट्रेटेजी है, जो स्ट्रेटेजी है ये आपने डेवलप किया अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल, कि मेरा रिस्क प्रोफाइल मैं इस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर में आता हूँ, कंजर्वेटिव में आता हूँ। तो एक थंब रूल के हिसाब से नॉर्मली हम सजेस्ट यही करते हैं कि अगर कोई एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है उस केस में उनको 75% डेट में रखना चाहिए और 25% इक्विटी में रखना चाहिए, क्योंकि उनको उतना रिटर्न चाहिए नहीं होता है। नॉर्मली उनको चाहिए होता है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे। और नेक्स्ट आता है टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में क्या होता है? टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में ये होता है कि आप थोड़ा सा टैक्टिक यूज करते हैं। मतलब जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है उसमें आप क्या करते हो कि थोड़ा बहुत एक्सपोजर इंक्रीज और डिक्रीज करते हो। जैसे जैसे आपको मार्केट चेंजेस होता है या फिर आप लोगों को लगता है कि नहीं अभी मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा ओवर वैल्यूड हो गया है कि इसमें से मुझे एक्सपोजर कमाना, क्योंकि मान लीजिए आप लाख रुपया अभी इन्वेस्टमेंट किया हो तो 2 साल बाद 3 साल बाद वो तो अमाउंट बढ़ेगा ना, क्योंकि आपको उसमें ग्रोथ मिल रहा है ना। तो आपका अमाउंट बढ़ के लाख रुपया 1.5 लाख हो गया होगा या 1,25,000 हो गया, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपको पोर्टफोलियो को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए उसको टैक्टिकल एसेट एलोकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आपको
अगर वो एडजस्ट नहीं करोगे तो आपका पोर्टफोलियो में ग्रोथ में इम्पैक्ट आएगा, रिस्क में इम्पैक्ट आएगा। इसीलिए टैक्टिकल एसेट एलोकेशन फॉलो करते हैं। अब थर्ड पे आते हैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन। डायनेमिक एसेट एलोकेशन एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जिसमें आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है पोर्टफोलियो में, उसका जो एसेट एलोकेशन वो डायनेमिकली चेंज होता है। डायनेमिकली चेंज होता है, मार्केट जो है वो डायनेमिक है, मतलब एवरी मोमेंट मार्केट चेंज होता है, डे टू डे, एवरी मंथ, एवरी वीक मार्केट चेंज होता है, एक जगह मार्केट टिकता नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे मार्केट में सिनेरियो चेंज होता है तो उसी हिसाब से आपका पोर्टफोलियो में भी चेंजेस होना चाहिए, इसलिए उसको बोलते हैं डायनामिक एसेट एलोकेशन। जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आता है, अकॉर्डिंगली आपका इक्विटी और डेट में जो एक्सपोजर है वो कम बढ़ता होता है, इसको बोलते हैं डायनामिक। इसमें आजकल मार्केट में ये डायनामिक एसेट एलोकेशन बेस्ड बहुत सारे फंड है जिसमें ऑटोमेटिकली जो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो चेंज हो जाता है एज पर दी मार्केट सिनेरियो। ठीक है ना, इसको बोलते हैं डायनामिक एसेट एलोकेशन। इसको आपको खुद को करना नहीं पड़ेगा। डायनेमिक एसेट एलोकेशन अगर कोई पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है तो जो सॉफ्टवेयर है या फिर कोई इंस्टीट्यूट है तो वो खुद ही कर लेते हैं कि मार्केट में सिचुएशन ये है तो उसमें थोड़ा अभी इक्विटी का मार्केट थोड़ा ऊपर है तो अभी उस हिसाब से इक्विटी थोड़ा बढ़ा लेते हैं, या फिर मार्केट डाउन है तो इक्विटी खरीद लेते हैं। इस टाइप का जो डिसीजन है वो ऑटोमेटिक डिसीजन होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन। ये मैंने स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन भी डिस्कस कर लिया, डायनेमिक एसेट एलोकेशन भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, इम्पोर्टेंस भी मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ, एसेट एलोकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। डाइवर्सिफिकेशन भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही लिया। ठीक है, रिटर्न क्यों मैक्सिमाइज होता है? रिटर्न तो ऑब्वियसली मैक्सिमाइज होगा ना, क्योंकि आप एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, तो आपका एक रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपने अपना एसेट को प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट किया है कि नहीं, मेरे इतना परसेंट इक्विटी में रहना है, इतना परसेंट डेट में रहना है, तो ऑटोमेटिकली ये तो होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपका एक्सपोजर डेट से, अगर आप लोगों को पता ही नहीं है आप किस लेवल ऑफ रिस्क ले सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? गलत एसेट एलोकेशन पे तो ऑब्वियसली वो रिटर्न पे इम्पैक्ट करेगा ना। तो अगर आपको पता होगा कि मेरा इतना रिस्क प्रोफाइल है, मैं इतना कैपेबिलिटी है रिस्क लेने के लिए, तो उस हिसाब से आप अपना एसेट एलोकेशन डिफाइन करोगे तो उस हिसाब से आपको रिटर्न भी मिलेगा। ज़्यादा एक्सपोजर इक्विटी में होगा तो रिस्क और रिटर्न जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उस हिसाब से आपका जितना वॉलेटिलिटी आप झेल सकते हो उसी हिसाब से आपका रिटर्न भी मिलता रहेगा। ठीक है ना, अब देखते हैं एक्सेल यूज़ करके देखेंगे कि कैसे करते हैं, एसेट एलोकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा एक्सेल। अब एसेट एलोकेशन समझते हैं कि मैंने जैसे जैसे आपको डिस्कस किया कि इन्वेस्टर कितने तरह के होते हैं, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव। ठीक है, सिमिलरली अभी देखिए मैंने यहाँ पे पहले से ही बना रखा है एक्सेल में एसेट एलोकेशन फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। तो क्या होता है, नॉर्मली हम लोग यही डिजाइन, यही मॉडल पोर्टफोलियो हम फॉलो करते हैं कि एसेट एलोकेशन जो है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए डेट में 75%, इक्विटी में 25% सजेस्ट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के बाद मॉडरेट इन्वेस्टर में आइए, एसेट एलोकेशन मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए होता है डेट में 50%, इक्विटी में 50%, मतलब उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 50-50 में होता है, डेट और इक्विटी में 50-50 में होता है। सिमिलरली एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए केस में 25% डेट में, इक्विटी में होता है 75%, मतलब ये थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर है जो चाहते हैं कि मैं थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मुझे चाहिए, लेकिन मैं उस लेवल पर रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, मार्केट में एक बहुत सीक्रेट चीज़ है जो हमेशा लोग सोचते हैं कि मार्केट में पैसा डूब जाता है, ये गलत है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट में रिस्क कितना इन्वॉल्व है, वो इन्वेस्टमेंट को आपको कितना टाइम देना है वो आपको पता नहीं है। आप क्या करते हो, कोई रैंडमली कोई आर्टिकल पढ़ लिया या कोई वेबसाइट में या कोई ऐप्स में आपने कोई स्कीम के बारे में पढ़ लिया, या आपका कोई दोस्त है जो आपको बता दिया कि भाई ये फंड इतना % ऑफ रिटर्न दिया है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो। आपको खुद को पता नहीं है कि आप
कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, और उसमें इन्वेस्टमेंट अगर कर लिया है तो कितना दिन तक उसको होल्ड करके रखना है ताकि मुझे ठीक ठाक ग्रोथ मिल जाए। आपको पता नहीं होता है और आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो और थोड़े दिन के बाद लगता है कि पैसा थोड़ा कम हो रहा है, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट लॉस में जा रहे और आप पैनिक हो जाते हो और पैसा निकाल लेते हो। ठीक है, तो मेरा सलाह यही है हमेशा कि आप अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना आता है तो आप अच्छे से कीजिए, थोड़ा एनालिसिस कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र है जो आप लोगों को सही से गाइड कर पाए, आप उनका एडवाइस लीजिए और वैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए। ऐसा नहीं है कि रैंडमली आप कर रहे हो, क्योंकि ये आपका हार्ड अर्न मनी है, वाइप आउट भी हो सकता है मार्केट में। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए और कॉशियसली इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक वाइज इन्वेस्टर बनिए और वाइजली इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, ये जो मैंने एसेट एलोकेशन बताए, जो डेट कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, मॉडरेट और एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए जो एसेट एलोकेशन बताया, ये ब्रॉड एसेट एलोकेशन है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं मैक्रो एसेट एलोकेशन। ये जो एसेट एलोकेशन का स्ट्रेटेजी है, ये मैक्रो एसेट एलोकेशन से। माइक्रो एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी क्या है, मैं वो भी आपको देखता हूँ। एक दूसरा एक एक्सेल और खोलता हूँ मैं, उसमें एक मैंने अपना एक इन्वेस्टर के लिए मैंने बनाया था, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग किया था, ये मैंने उनके लिए किया था। मैं आपको ये जो इन्वेस्टर है इनका मैं आपको नाम रिवील नहीं करना चाहता। ये देखिए, मैंने जैसे उनके साथ डिसाइड किया था, जैसे उनके साथ डिसाइड किया था तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं थोड़ा रिस्क लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उस हिसाब से रिटर्न भी चाहिए। तो क्योंकि उसका रिस्क एपेटाइट हाई है तो उस हिसाब से मैंने उनका पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया था। कि 100% इक्विटी में हमने उनका एसेट एलोकेशन दिया था, मतलब टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 100% इक्विटी में होगा। उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपके साथ आपके थ्रू जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ वो सिर्फ इक्विटी में करना चाहता हूँ। डेट में ऑलरेडी मेरा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बैंक में एफडीज में है, तो मुझे उसके लिए आप डेट का इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए नहीं, आप मुझे खाली इक्विटी का इन्वेस्टमेंट ही सजेस्ट कीजिए। ठीक है ना, तो मैंने उनके हिसाब से उनका जो एक्सपेक्टेशन था उनके हिसाब से मैंने ये उनका प्लानिंग सब किया था। ठीक है, ये बाद में समझेंगे, पहले हम आते हैं माइक्रो एसेट एलोकेशन के हिसाब से। यार ऐसा होता है कि मार्केट में जो एसेट एलोकेशन एसेट क्लासेस होते हैं ना, वो सब क्लासेस में डिवाइड अगर करें तो बहुत तरह के हो सकते हैं। जैसे अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आप एसेट को क्लासीफाई करें तो इक्विटी में लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, थेमेटिक फंड्स हैं, कॉन्ट्रा फंड है। तो ये जो सारे फंड्स हैं, ये सारे माइक्रो एसेट एलोकेशन में आप सेट कर सकते हो। मैंने मेरा जो क्लाइंट था उनके साथ जो डिस्कशन हुआ तो उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में चाहिए था, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट उतना चाहिए नहीं था, क्योंकि मिड कैप में ग्रोथ उतना हो नहीं रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे मिड कैप में उतना एक्सपोजर चाहिए नहीं। ये जो आप देख रहे हो DAF जो है ये डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है। और यहाँ पे देखिए मैंने उनको सिर्फ 8% ऑफ एक्सपोजर उनको दिया है, मतलब टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उनका उसमें से 8% सिर्फ डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड में रहेगा। डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड में इक्विटी और डेट दोनों रहता है। ठीक है, तो ये है टोटल उनका। देखिए ये यहाँ पे ये ग्राफ में देखिए माइक्रो एसेट एलोकेशन है, यहाँ पे डैफ में 8% है, मिड कैप में 17% है, स्मॉल कैप में है 75%। ठीक है, उसी हिसाब से ये मैंने उनको कुछ फंड्स रेकमेंड किए हैं। हालांकि मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगा कि आप अपना इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र का सलाह लीजिए। ये जो फंड मैंने दिखाया है ये आप लोगों को कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट इलस्ट्रेशन के लिए मैंने दिखाया है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोई नया वीडियो का आइडिया है आप लोगों के पास जो आप चाहते हो कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप मुझे शेयर कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।